नावल नेम आइस एंड फायर राइटर दानिया ताही और ये इसका पार्ट है 9। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी उसके जिस्म में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अजीब सा दर्द था जो आज से पहले उसने महसूस नहीं किया था। ऐसा दर्द जो गोश्त में रफ्ता रफ्ता फैल रहा था। वो बामुश्किल तमाम आंखें खोल पाई थी। इर्द गिर्द देखा और फिर वक्त देखकर चौंक सी गई। शाम के 4 बज रहे थे। वो इतनी देर सोती रही। सुर्ख नजरों से वह हैरान कुन थी। उसने अपने जिस्म में उठते दर्द को इग्नोर करते हुए बिस्तर से उठना चाहा कि वह एकदम दोबारा बिस्तर पर जा गिरी। ये क्या हो रहा था उसे। उसने अपने दोनों बाजू पकड़े जो पूरी तरह कांपने लगे थे। 2-3 बार सर को झटकर उसने खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश की और वह जल्दी से उठी। आईने में अपना अक्स देखकर उसे कुछ हैरानगी हुई। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। पड़ ने सर झटका और वो वॉशरूम में चली गई। शायद शावर लेके बेहतर महसूस करेगी, मगर नहीं। शावर लेने के बाद उसे शदीद सर्दी का एहसास हुआ और दिल इतना हल्का हो गया कि वो आंसू बहाने लगी। उसे अपनी हालत को संभालते संभालते घंटा गुजर गया था, मगर हालत काबू में नहीं आ रही थी। पढ़ ने रोते हुए अपने कांपते हाथों को देखा। उसकी हथेलियां सुर्ख हो रही थीं और उसके हाथों में चुभन होने लगी थी। वो बिस्तर पर गिर गई और गहरे गहरे सांस भरने लगी। चेक उसने बेआवाज़ पुकारा था, मगर मज़ीद 15-20 मिनट गुजरने के बाद भी जब वहाँ कोई नहीं आया तो पलट उठी और अपना आंसू साफ करके वो बाहर निकली तो वहाँ सब फंक्शन के लिए तैयार थे। जैनजी जल्दी से अपने रूम से बाहर निकली और पर्ल को देखा। और ये तुम अभी तक यूं ही घूम रही हो? उसने पर्ल को देखा जिसके चेहरे पर पर अफसोसगी सी थी। वो मैं ना वो मैं ना जाने इतनी देर क्यों सोती रही। पर्ल कंफ्यूज सी हुई। तुम ठीक हो? माही ने उसके चेहरे पे हाथ रखा और उसे महसूस हुआ कि उसे बुखार हो रहा था। अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है, लगी न सर्दी। माही ने सर पर हाथ मारा। चैंजे को भी उसकी फिक्र हुई और उन्होंने पल को सोफे पर बिठा दिया, जबकि लैला और एमा रेडी होकर वहाँ आई। एमा ने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो इतनी बाकमाल लग रही थी कि एक पल को वो सब उसको देखते रह गई, जबकि लैला ब्लू कलर के ड्रेस में खुद भी बहुत अच्छी लग रही थी। तुम तैयार नहीं हुई? एमा मुस्कुरा कर बोली। तुम तो होगी ना, अब गायब हो जाओ यहाँ से, चैंसी ने भड़क कर कहा। यार पर्ल, चलो पर्ल, ब्यूटिशियन आ गए, हम तैयार होते हैं, उसने एमा के चेहरे के जावियों को इग्नोर करके कहा और पर्ल का हाथ पकड़ के वो उसे उठकर माही के रूम में आ गई, जहाँ ब्यूटिशियन मौजूद थी। और पर्ल, जिसका दिमाग माफ हो चुका था, उस चेयर पर बैठ गई और ब्यूटिशियन उसको रेडी करने लगी, जबकि उसने 2-3 बार उसके बुखार की भी उन्हें इतला दी थी। माही ने स्टीफन को कॉल की, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था और उसके बाद पर्ल तैयार हो गई। सुर्ख अनारी डोरों वाली आंखें, झुकी झुकी पलकें, बस आंखों में बेतहाशा बोझ और आंखों पर मेकअप का बोझ तबाहकुन था। चेहरे पर उदासी सी थी, जबकि मेकअप ने ऐसे निखारा था कि बल ही नहीं लग रही थी। उसके बालों में मोतियों के फूल लगे थे और कानों में आवीज़ें, जबकि गले में डायमंड सेट के साथ वो कन्फ्यूज मुरझाई हुई थी। मुरझाए हुए हुस्न से बेतहाशा हसीन लग गई थी कि जेंजी ने तो उसको देखकर एक पल को चीख मारी थी। यार, मैं तो परेशान थी कि न जाना तुम उस अहमद चुड़ैल से ज़्यादा प्यारी लगोगी या नहीं, जबकि अब मुझे लग रहा है जैक आज क्या। उसका कहका उभरा, पर जो अपने शानों पर बहुत महसूस कर रही थी, उसकी बात पे हल्का सा मुस्कुराई और जल्दी मुस्कुराहट मधुम हो गई। माही ने उसके कान के पीछे एक सा टीका लगा दिया और इस तरह पल को बिना दवाई के वो बाहर ले आई। जैक किसी से फ़ोन पर बात करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी तवज्जो किसी की तरफ नहीं थी। बाहर मेहमान बढ़ने लगे थे, तभी वो काफ़ी उजलत में था। वो जल्दी से अंदर आया कि कदम रुक गए। उसने सर उठा के अपने सीधे हाथ की जानिब देखा, जहाँ वो खड़ी थी, और वो जहाँ था वहीं थम गया। किससे बात कर रहा था ये बात भी भूल गया। जैक्स रोबो को अपनी सांसें मध्यम मध्यम सी होती सुनाई दी, जिससे मंजर पर से सब हट गए थे। वो था उसकी क्वीन थी। चैंसी के कहके पर अक्स टूटा और वह होश में आया, जबकि उसने एकदम निगाह पलटी थी और इससे पहले पर्ल की जानिब कदम उठाता, पर्ल ने एक कदम पीछे लिया और जेंजी उसके आगे आ गई। बिल्कुल ठीक किया है पर्ल ने, तुम्हें स्नो वाइट से मिलना है तो तुम भी हीरो बन कर आओ। ये वाला माल हमें पसंद नहीं आया। जेंजी की बात पर उसने आंख घुमाई। जैक्स रोबो हर हालत में हीरो लगता है। एंड उसने उसके माथे पे उंगली मार के जेंजी को घूरने लगी उंगली मारी। जेंजी उसको घूरने लगी। पर्ल, तुम उस आदमी के पास मत जाना। जैक ने पर्ल की जानिब हाथ बढ़ाया तो वो उसके अपनी जानिब बुलाना चाहता था, मगर जेंजी ने जल्दी से कहा और पर्ल ने भी उसकी बात मान ली, जिस पर जैक घूरता वहां से चला गया। वाइट पहना जेंजी ने दांत निकालते कहा, तुम्हें मैं देख लूंगा। उसने घूरा और ऊपर चला गया।
दिल की पुरजोश धड़कनों पर वो मुस्कुराया था। वो वाइट डिनर सूट में अपने रूम से निकला। जेंसी पल को थामे उसके साथ पिक्स बनवा रही थी, जबकि पल का चेहरा थकावट का शिकार था। वो बड़े बड़े डंग बढ़ता उस तक पहुंचा और पल का हाथ थाम लिया। उसके हाथ सर्द हो रहे थे। पल ने मुड़कर जैक को देखा। उसकी आंखों में पानी सा भर गया। जैक के मुस्कुराते लब सिकुड़ से गए। क्या हुआ मेरी जान? वो घबराती हुई सी हालत अजीब सी हालत सी लग रही थी, और उसके बाद पहली बार जान कहने पर मुस्कुरा दी और नफ़ी में सर हिला दिया। खुद को रोका था उसने। क्या क्यों ऐसा महसूस कर रही थी? क्यों इतनी दिल बर्दाश्त हो रही थी? जैक ने सबके सामने उसकी पेशानी पर बोसा लिया था। आई लव यू मध्यम आवाज़ में उसके कानों में रक्स की तरह अपने जज्बात खोलकर वो उसकी हैरान आंखों को देखने लगा। जैक की आंखों की चमक पल का दिल धड़का गई और उसने गहरे गहरे सांस भरे। वो अपने जज्बात में ये भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि उसकी पेशानी गर्म थी। पल ने एकदम उसके हाथ पकड़े। सच, वो बोली, दिल की धड़कनों में बेशुमार बेहंगम शोर सा मच गया। एक मसरूर सी लहर उसके वजूद में दौड़ी थी और वो मुस्कुरा दी। उसके हाथों में लर्जिश पर जैक ने उन्हीं हाथों पे प्यार किया और उसकी कमर में हाथ डाल के वहाँ खड़े लोगों से बेनियाज वो उसको लिए कॉरिडोर के दरवाजे से बाहर निकला तो कैमरे के कई फ्लैश उन पर पड़े थे। बल पर कैमरे की रोशनी पड़ी। उसने जैक की तरफ देखा। जैक को उसके हाथ की गिरफ्त अपने हाथ पर सख्त सी महसूस हुई। वो मुस्कुरा कर उसे अपने नज़दीक कर गया और वह दोनों कॉरिडोर के आगे बनी चंद सीढ़ियों को पार करके नीचे उतरे। उसके पीछे रोबो फैमिली भी थी। ये मंजर भरपूर था। वो कोई प्रिंस और प्रिंसेस के जैसे लग रहे थे और जैक की किंगडम की कोइन जैक को मिल गई थी। इससे पहले वो आगे बढ़ता मीडिया उसे कुछ सवाल करना चाहता था। सर, आपकी वाइफ आज प्रॉपर अनाउंस हो गई है। अब आप हमें बताएं कि खुशखबरी कब मिलेगी? जैक के सपोर्टर रिपोर्ट थे। आज उसने किसी तल्ख बात का जवाब नहीं देना था। जैक का कहका उपरा। पहली बार लोगों ने उसका कहका सुना था। पर जबकि सुर्ख हो गई थी, ये भी हकीकत थी कि उसको थकावट जैसे नींद जान सी कर रही थी। रफ्ता रफ्ता और फिर शायद उसे कुछ खाया भी नहीं था। बहुत जल्द जैक एंड स्नो वाइट का प्रिंस चार्म। बहुत जल्द ये खुशखबरी मिलेगी आप लोगों को, उसने खुशबाश होकर कहा। वो जानता था उसके मुस्कुराने से दुश्मनों को आग लग जाती है और वही काम भरपूर कर रहा था आज इस पार्टी में। प्रेसिडेंट भी शामिल थे। वो जैसे ही जैक ने पलट के हाथ से अपना हाथ निकाला और वो उसके कान की तरफ झुका। स्नो वाइट, जेंसी के पास चली जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें फिर से ज्वाइन करूंगा। उसने उसके गाल पर छुपके से प्यार भी ले लिया था और वो वहाँ से चला गया। जबकि पल मुड़ी तो एमा को अपने पीछे पाया। वो अकेली थी। पढ़ लाओ, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। उसने पल का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दी। पल ने जेंसी की तरफ देखा और वो जेंसी जेंसी की तरफ एक नज़र देखा। वो और माही किसी से बात कर रही थी और वो खुद को संभालती एमा के साथ बोली, यार तुमने कुछ खाया है? एमा ने ज़रा चौंक कर कहा। पल को भी शायद एहसास हुआ कि उसके अंदर जो कमी हो रही है खुराक की वजह से थी। हाँ, मैं कुछ खाना चाहती हूँ, पल ने उसको कहा और एमा मुस्कुरा दी। मुझे तुम्हारी तबीयत का काफ़ी ख्याल है। देखो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना सब समझते हैं। वो फीका सन से तो पल को काफ़ी महसूस हुआ। वो सच कह रही है, वो बुरी नहीं थी। मैंने उसके आगे सो पेश किया कि चूँकि मुलाजमा लेके आई थी। वो मुलाजमा मेंशन की ही थी। पल ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसको देखा और मुलाजमा के हाथ से सूप ले लिया और वो सूप को पीने लगी। जबकि एमा ने सब पर निगाह घुमाई। जैक प्रेसिडेंट के साथ था, जबकि जेंस और माही भी दूसरी सिम थी। जल्दी पियो पल, वो बोली तो पल ने अपने लबों पर से बाउल हटाकर उसको हैरानगी से देखा। एमा कुछ खफीफ सी होगी, मेरा मतलब तुम पी लो, फिर मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। एमा ने कहा तो पल ने सारा सूप पी लिया और एमा ने वो कप उसी मुलाजमा के हाथ में थमा दिया जो वो लेकर अंदर चली गई। पर एमा के साथ बोली, वो उसे मुख्तलिफ लोगों से मिलवा रही थी जो उसकी तारीफों में ज़मीन आसमान एक कर रही थी। मगर बामुश्किल 15 मिनट उसने उन सब के साथ गुजारे और उसके बाद एक बार फिर उसके ऊपर गनूदगी बढ़ने लगी। वो बार बार पलकें झपकती खुद को होश में रख रही थी। एमा ने उसको तन्हा छोड़ दिया। वो दूर से तमाशा देखना चाहती थी, जबकि के भी ऐसा महसूस कर रहा था। लैला और मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी थी। पल ने घबरा कर चेयर खींची और वो चेयर पर बैठ गई। भीगी पलकों से वो सब लोगों को देख रही थी। वो नहीं जानती थी उसके साथ क्या हो रहा है। उसके जिस्म में एक बार फिर से दर्द की चीज़ें उठने लगी। उसने हथेली पर सर गिरा लिया। कुछ देर वो यूं ही बैठी रही। उस पार्टी में इतने लोग थे, ऐसे लगा पूरा न्यूयॉर्क शहर आ बसा है। जबकि बस जैक्स रोबो की वाइफ से मिलना चाहते थे।
पर बात सुनो, जेंजी ने उसे दूर से पुकारा। उसने सर उठा कर देखा, अपनी भीगी पलकों को साफ किया और वो वहाँ से उठी। शायद वो अपनी तबीयत को ज़्यादा महसूस कर रही थी, और जब वो महसूस नहीं करेगी तो बेहतर हो जाएगी। तभी वो उठी और छोटे-छोटे कदम लेती वो जेंसी के पास आ गई, और जेंसी उसे अपनी फ्रेंड से मिलवाने लगी, जिनसे वो मुस्कुरा कर मिल रही थी। मगर कुछ-कुछ देर बाद उसे जैसे बहुत ज़ोर से गलुंडगी का झटका लगता, और वो खुद को सँभाल नहीं जाती। उसकी आँखों के पर्दों पे बोझ पड़ने लगा था। लैला ने स्टीफ़न को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। स्टीफ़न ने गलती से निगाह उस पर डाल ली थी। इधर, अरे इधर आओ। जब स्टीफ़न वहाँ नहीं आया तो लैला ने अपने फ्रेंड्स के सामने उसका आहिस्ते से हाथ पकड़ा और उसे उनके सामने लेकर आ गई। हैंडसम है लैला, उसकी दोस्त से बोली, जबकि स्टीफ़न के माथे पे तेवरी चढ़ गई। वही गैर इरादी तौर पे माही की भी निगाह उठी थी, और वह नहीं जानती थी, बस वहीं टिक कर रह गई। स्टीफ़न के हाथ में लैला का हाथ था, या लैला के हाथ में स्टीफ़न का हाथ था। मंदिर दूर का था, उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसे अजीब से सांस अपने अंदर उठते हुए महसूस हो रहे थे। स्टीफ़न की भी निगाह उससे मिली, और उसने लैला के हाथ को जोर से झटका। तुम पागल हो, या तुम्हारा दिमाग खराब है? यू इडियट, ये अपनी तमाशेबाज दोस्तों और तमाशेबाज इंटेलेक्ट तुम मुझसे दूर रखो, और रहो। दोबारा इस किस्म की ओछी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बुरी तरह झाड़ता बोला। लैला का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। बेइज्जती के एहसास से उसके अंदर आंखें शोले भरती, और उसने जाते हुए स्टीफन की पहले पुश्ती की थी, और उसके बाद उसने अपने दोस्तों को देखा जो उस पर बुरी तरह हंस रही थी। तुमने लैला का मुंह देखा? एक ने कहकर लगाया। जब वह तुम्हें मुंह जब वह तुम्हें मुंह नहीं लगाता तो तुमने उसे बुलाया है क्यों? दूसरी ने कहकर लगाया। जबकि लैला ये बातें चलती पे तेल का काम कर गई थी। वो कुछ देर बाद उनके बीच खड़ी रही, जबकि किसी दोस्त ने उसके जैसी ही तो थी। उसका मजाक बनाती रही लैला ने उसको एक्सक्यूज करती वहां से चली गई, जबकि उसने स्टीफन पे एक आग बगोला नजर जरूर डाली थी। वह एमा के पास आई और उसके कान में झुककर उसने एक बात कही। एमा ने हैरानगी से लैला को देखा। इस पार्टी में तुम पागल तो नहीं हो? बोली तो लैला ने उसको घूरा। जो मैंने कहा है वही करो, वो भड़क कर बोली। शोले तो उसके वजूद में लगे थे, किसी को क्या फर्ज पड़ता था इस बात से। तभी लैला ने किसी को घास डाले बिना अपने इंतकाम को पूरा करने की ठान ली थी। पार्टी अपनी अरूज पर थी। कोई नहीं जानता था पर किस अजियत का शिकार कितनी देर से है। बार बार उसकी आंखें भीगी और वो अपने आंसुओं को हालत में उतार लेती। उसको लग रहा था वो किसी भी वक्त गिर जाएगी, उसके जिस्म में रूह किसी भी वक्त निकल जाएगी। वो खुद नहीं जानती थी उसके साथ क्या हुआ है, मगर उस वक्त जैक के साथ उसके लिए चलना मुश्किल तरीन काम था। जैक उसकी कमर में हाथ डाले उसे लिए सबसे मिलवा रहा था। वो अपने माफिया के लोगों से उसको मिलवा रहा था, उसकी वाइफ उनकी वाइफ से उनको मिलवा रहा था, मगर पल को एक पल भी होश नहीं थी। यहाँ तक कि वो किसी से भी नहीं बोली थी। मुझे लगता है आपकी वाइफ ज़्यादा नहीं बोलती सर, उसके अंदर आने वाले एक माफिया की वाइफ मियार पर बोली। जैक ने पलट की जानिब देखा, जिसका चेहरा इतना हसीन था कि उसका उसको देखकर मन राज़ी हो रहा था, और आज उसकी तैयारी ने जैक के सारे ज़ाब को झंझोर झंझोर कर जगा दिया था। तभी वो इतराफ़ कर चुका था, जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो ये बात किसी को कह भी सकता था। मगर आज उसकी बात मगर आज उसकी मौत का दिन था, और उसने दिलो जान से ये मौत कबूल कर ली थी। जैक मुस्कुराया। ये मेरी स्नो वाइट है, इसलिए मुझसे ही बात करती है। उसने पल की कमर में ज़रा से अपनी उंगलियों को दबाव दिया कि वो होश में आए। वहाँ पे खड़े सब लोग हंसे। फल ने चौंक कर जैक को देखा। एक्सक्यूज मी। जैक ने उन सबसे एक्सक्यूज किया। पार्टी का इख्तिताम था, और उसे अब महसूस हो रहा था कि कोई गड़बड़ है। उसने उन सबसे एक्सक्यूज किया और पल को थाम कर अपने साथ गधे पर उसको हिस्से में ले आया, जहाँ स्विमिंग पूल था। वो इतना बड़ा और मुख्तलिफ लाइटों से आज सजा था, मगर पल को इस वक्त हर चीज़ से खौफ आ रहा था। वो पानी से दूर होकर खड़ी हो गई। जैक उसकी इस अजीब हरकत को इग्नोर करता, उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम गया। इस वक्त उसका चेहरा गर्म नहीं था, वरना वो जरूर नोटिस करता। पल ने उसके हाथ पकड़ लिए और अपनी आंखें बंद करके वो अपने नाजुक लबों को खोली। गहरे सांस भरती। जैक के लिए आजमाइश बन गई थी। जैक ने बहुत गौर से उसके होंठों की जंबिश को देखा था। चीखिया एक जुनून सा उतार दे उसमें। मुझे मुझे नींद आ रही है जैक। पल ने आंखें बंद करके उसके हाथ हटाकर उसके सीने पर सर रख लिया। जैक ने उसको बाहों में भर लिया। क्यों स्नो वाइट, तुम काफ़ी देर से उठी थी। मुझे पता चला था तुम पार्टी शुरू होने से पहले एक घंटा पहले उठी थी, और अभी 2 घंटे गुजरे हैं, तुम्हें फिर से नींद आने लगी है। उसने उसके बालों को संवारा जो कुछ खराब से हो रहे थे। मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे सोना है। वो भारी होती आंखों के पर्दों से उसको देखने लगी।
मेरी जान, क्यों तुम मुझे मार रही हो अपने इन हसीन होठों की जंग से? इस चेहरे की अदाओं से वो जज्बात से लबरेज लहजे में बोला, बल्कि तवज्जो बिल्कुल भी उसके हिद्दत भरे जज्बात पर नहीं थी। चेक प्लीज, वो आंखें बंद करती बोली। चेक ने गहरा सांस भरा। ठीक है, कुछ से रेस्ट कर लो, मगर मेरे आने से पहले तुम्हें जागना होगा, ओके? जैक ने उसके कान पर छूकर मध्यम आवाज में कहा, जबकि उसकी उंगलियों की हरकत से पर्ल मजीद घायल हो रही थी। उसकी शर्ट मजबूती से थामे वो किसी भी वक्त गिर जाती। जैक ने उसको खुद से दूर किया। अच्छा, उसने उसका रास्ता छोड़ दिया। पर्ल ने अपना सर थामा। जैक मुस्कुरा दिया। इतनी सी गुर्बत वो परेशान हो गई थी। वो मुस्कुरा कर बोला, जबकि पर्ल उसकी गुर्बत से ज्यादा अपनी हालत पर परेशान थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती वहां से जाने लगी, जबकि जैक ने घड़ी में वक्त देखा और वो पल पर एक निगाह डालकर दोबारा पार्टी में आ गया। आज वो बेहद सरशारी महसूस कर रहा था। स्टीफन, बात सुनो। एमा की पुकार पर स्टीफन ने मुड़ कर देखा। वो अंदर, तुम्हें जैक ने बुलाया, एमा ने कहा और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। जबकि स्टीफन ने पूरे लॉन में निगाह घुमाई, जैक कहीं नजर नहीं आया। स्टीफन को याद आया उसने प्रेसिडेंट से कुछ डिस्कशन करनी थी, तभी शायद वो उसे बुला रहा हो, मगर उसके हाथ पैगाम क्यों भेजा? उसका मोबाइल कहाँ है? स्टीफन एक पल को सोचा, मगर तादेर नहीं सोचा और सर हिलाकर अंदर चला गया। जैक ने एमा को बुला लिया, जबकि के ने एमा को बता दिया, तुम डाकिया बन गई हो। उसने ड्रिंक करते हुए कहा। तो एमा ने खोल कर उसको देखा। तुम पागल हो, मैं नहीं, मैं हर काम सोच समझ के करती हूँ। एमा ने सिर झटक कर कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पर्ल को ओवरडोज दे रही हो? के ने जरा सोचते हुए कहा। मेरा बस नहीं चलता, मैं सारा का सारा एक ही बार में उसे दे दूं। एमा ने नफरत से कहा। तुमने देखा नहीं जैक्स कि किस कदर इंपॉर्टेंस दे रहा था? एमा ने क्लस कर कहा। और मेरा बस नहीं चलता तुम्हारे जैक को एक बार में ही सारा जहर दे दूं, मगर उसके मुलाजिम इतने पक्के हैं कि वो जहर से नहीं मरेगा और उसे उसी तरह मारना है। के ने सोचा, फिर भी एहतियात रखो। के ने उसे वार्न किया। मैं ठीक कर रही हूँ। उसने नखवत से उसकी जानिब देखा। के ने शायद झुका दिया और एमा ने गहरी सांस ली। अगर जैक जान जाता तो शायद उसका दुनिया में आखिरी दिन बन जाता। बस उसे जैक का ध्यान पल पर कम अज कम करना था। और अच्छा था, लैला जो करने जा रही थी जैक का ध्यान पल पर से हटा रहेगा और ये बात उसके लिए फ़ायदेमंद थी। स्टीफन मेंशन में दाखिल हुआ और वो जैक के रूम की जानिब बढ़ने लगा, मगर उसे एक कमरे में खुटी खुटी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो हैरानगी से उस रूम की जानिब बढ़ा, क्योंकि मेंशन में तो कोई नहीं था इस वक्त, जहाँ तक उसे लगता था। इस वक्त तो सब बाहर थे, यहाँ तक कि मुलाजिम भी। फिर कौन था ये? वो उस कमरे की तरफ आया और दरवाज़ा खोला तो कमरे में अंधेरा था। कौन है यहाँ? स्टीफन ने ऊंची आवाज़ में कहा। उससे लाइट जलानी चाहिए, मगर उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा और अंधेरे में स्टीफन के सीने पर हाथ रखा। स्टीफन को अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। कौन हो तुम? उसने भड़क कर उसके हाथ ठिठुरे हटवाए और लैला ने उसे अपने अपने पास खींच कर लाइट्स ऑन कर दी और मुस्कुराने लगी। कैसे हो स्टीफन? वो मज़े से बोली। चीप, क्या करना चाहती हो तुम? और तुमने जानबूझकर मुझे यकीनन बुलाया और एमा ने मुझसे झूठ बोला। वो हैरान हुआ, जबकि लैला का कहका निकला। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम मुझे जलील करोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगी? अफसोस स्वीट हार्ट, इस बार तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। उसने अपने नाखूनों पर फूंक मारते कहा। औकात में रहो। स्टीफन ने उंगली उठाई। औकात अब तुम्हें पता चलेगी तुम्हारी। जस्ट वेट एंड वॉच। लैला ने शाने झुकाए। स्टीफन उसके रातों का बामता जा रहा था और उसने घड़ी की तरफ उंगली उठाकर इससे सांस लाया, जिससे वो जानते हो इस वक्त जैक यहाँ मेंशन में आने वाला था। उसने उंगली उठाकर 1 to 30 कहा और उसके बाद स्टीफन देखता रह गया। बचाओ, जी जान से चिल्लाए। बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ो स्टीफन, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ छोड़ो स्टीफन, मुझे प्लीज़ रहम करो। ये क्या कर रहे हो? तो तुमने किस कदर घटिया सोचा है मेरे बारे में? वो चिल्ला रही थी। स्टीफन की शर्ट से लटक गई, यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। स्टीफन के आगे से शर्ट फाड़ दी। हटो यू बीच। स्टीफन ने उसे दूर झटका, मगर लैला जानबूझ के सब कर रही थी, वो कैसे हटती? जैक प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के लिए मेंशन में दाखिल हुआ तो आवाज़ें सुनकर वो ऊपर कमरे की तरफ दौड़ा, जहाँ से लैला की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत तेज़ आवाज़ दी। गार्ड भी ऊपर भागे। दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद था। जैक ने लात मारी दरवाजे पर। लैला, दरवाज़ा खोलो। शोर की आवाज़ से बाहर से भी लोग अंदर आने लगे। एकदम भागदम मिर्च गई तो एमा पुरसकून सी अंदर आई। पुरसकून से अंदर आई। मॉम और के भी एकदम अंदर आए थे। ये सब क्या है? मॉम ने एमा को पकड़ा। बस तमाशा है, देखती रही।
आप और ड्रामे के लिए तैयार हो जाए। वो मुस्कुराई जबकि वो समझ ना सकी क्या किया तुम दोनों ने। वो ज़रा गुस्से से बोली। अरे जो भी किया काफ़ी मज़ेदार किया है, बस वेट एंड वॉच। वो बोली और जैक ने दरवाज़ा बचाया। गार्ड ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। छोड़ो छोड़ो यू चीप, तुम घर के भेदी। वो दरवाजे पे हाथ मारती बोली। स्टीफन मुतमईन खड़ा था, उसने बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की थी। लैला ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकली और सीधा वो इतने सारे मेहमान में दौड़ती मॉम के सीने से जा लगी। जैक के पास जाने का आज कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो उसे झटक देता। तभी वो मॉम के पास दौड़ी। उसकी हालत बुरी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो मॉम के सीने से लगी झाड़ी जबकि मॉम उसको पकड़ने लगी कि गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और स्टीफन का गिरबान पकड़ उसे बाहर घसीटा। स्टीफन ने गुस्से से उसका हाथ झटके। जैक ने पहले ये मंजर बर्दाश्त किया और उसके बाद उसने स्टीफन को देखा, उसके फटे हुए कपड़े देखे। मीडिया ने ये कवरेज करना शुरू किया मगर जैक के आगे इशारे से गार्ड्स और सार को ऑर्डर्स देकर वो यहाँ से उन्हें निकाल दिया और उसके एक हुक्म पर वहाँ से मेहमानों को और गार्ड्स को बाहर कर दिया गया था। जबकि जैक ने इस मामले पर निगाह डालते बिना प्रेसिडेंट की तरफ देखा और वो दोनों के माबेन थोड़ी सी बात हुई। ओके मिस्टर, जैक कल मुलाकात होगी उसने कहा और वहाँ से वो चले गए। जैक यूं ही काफ़ी देर तक खड़ा रहा यहाँ तक कि वहाँ सब अब बस मेंशन में मुझे मुलाजिम गार्ड्स और वहाँ के लोग रह गए थे। माही और जेंसी भी अंदर आ गई थी। उसकी घटिया हरकत देखें ब्रो आप, के चिल्लाया। स्टीफन को थप्पड़ उससे पहले रखता स्टीफन ने उसका हाथ जकड़ लिया। तेरी इतनी जरूरत के आपे से बाहर हुआ और स्टीफन ने उसके हाथ को झटक दिया। जैक तुम खामोश क्यों हो, देख नहीं रहे इस आदमी ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। वो गुस्से से बोली। तभी जैक क्यों ही खड़ा रहा जबकि लैला मुसलसल रोई जा रही थी। एमा भी आगे बढ़ी। यह आदमी बहुत वक्त से लैला को तंग कर रहा है। एमा ने अफसोस देखा और लैला के फटे हुए ड्रेस को उसने कवर करना चाहा कि माही भी आगे बढ़ी और उसे बेहद दुख हुआ था, दिल कट रहा था। आंखों में उसकी नमी से पहले उसने स्टीफन को देखा चुपचाप जैक को देख रहा था। अगर घर में मौजूद लोग भी महफूज नहीं तो इस मेंशन में रहने की जरूरत ही क्या है। इतने गार्ड सिर्फ दिखावे के लिए रखे हैं। वो गुस्से से बढ़ गए। जैक ने स्टीफन की तरफ कदम बढ़ाए और बिल्कुल उसके सामने आज खड़ा हुआ। वो उसे बचपन से जानता था। वो उसके साथ तब से था जब से शायद हो संभाला था। हाँ, दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि जैक हमेशा सही नखरे दिखाता था। जैक उसकी आंखों में देखता रहा और स्टीफन भी उसकी आंखों में देख रहा था। जब जैक को उसकी जरूरत पड़ी तो स्टीफन ने हाथ दिखा दिया था। जैक को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने कभी किसी को अपने दिलो दिमाग में नहीं बिठाया था। उसे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके साथ खड़ा था या नहीं। मगर इस वक्त उसके दिलो दिमाग में कुछ नहीं था। सब उसकी जानिब देख रहे थे और उन सब में चैन से की आवाज़ हुई। ये सारे का सारा इसी मनहूस लड़की का है। अगर तुम स्टीफन के खिलाफ फैसला दोगे तो बेवकूफ़ हो तुम। वो तिलमिला के बोली जबकि सबने उसकी जानिब देखा। स्टीफन ने जैक पर से निगाह का साविया नहीं बदला था। शट अप, जैक ने मुड़कर उसको देखा। अपने कमरे में जाओ और अपनी बहन को भी लेकर यहाँ से चली जाओ। ये मेंशन का मामला है, वेला के लोग इसके बीच में दखल ना करें। उसने माही को देखकर चिता कर कहा जबकि माही को आग ही लग गई। वो तन करती वहां से चली गई। अलबत्ता उसके आंसू बस बहे जा रहे थे। ब्रो आप खामोश रहेंगे या फिर चुप। जैक को केक की मुदाखलत पसंद नहीं आई। मेंशन के हर चुप्पे पे कैमरे हैं। उसने सबकी जानिब एक निगाह घुमाई। लाला के रंग फक थे, एमा के भी जैसे रंग उड़े थे और किन्हीं मुठियां भेजी। खुद वीडियो चेक कर लो क्योंकि मैंने की तो मामला जिंदा हो जाएगा। इस तमाशे का साबित देना पड़ेगा। और एक लफ्ज छुपाता बोला वहां से मुड़ गया जबकि स्टीफन ने जैक की पूछ देखी। वह सब पर जिताती नजर डालकर वहां से चला गया जबकि अब वहां पर बस वही लोग रह गए। सार्क और गार्ड्स भी वहां से निकल गए थे। मॉम ने लैला को सख्ती से उठाया। उनके लहजे में बिल्कुल भी रियायत नहीं थी और वो चारों पे कमरे में आ गए। चेक लकी स्टिक के धुएं के मरगोले देखकर स्टीफन को अंदाजा हो गया कि वो अपने रूम में नहीं गया था, बाहर पोल साइड पर आ गया था। उसने उसे पुकारा और उसके पीछे आ गया। जैक ने मुड़कर स्टीफन को देखा जबकि स्टीफन एकदम उसके गले लगा था। जैक ने लकी स्टिक का धुआं फिजा में आजाद किया और स्टीफन उससे अलग हुआ। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास दिमाग है। जैक ने आईब्रो उचकाई। नहीं, मेरे पास दिमाग था, मैं तभी मुतमईन था।
बस तुम्हारे यकीन ने मुझे शर्मिंदा किया है, वो बोला और सर चटक गया। ओह हेलो, मुझे रत्ती भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ती जिसको याद करके अपना सर मेरे सामने झुका रहे हो। स्टीफन ने उसकी तरफ देखा। अच्छा, तभी तुम एक लड़की की स्पोर्ट से ज़रा सी स्पोर्ट्स से सब कुछ भुला चुके हो। स्टीफन ने उस पर तंज किया। वो तो मेरी है, मेरी स्नो वाइट। वो मुस्कुराया। स्टीफन भी दिल से मुस्कुरा दिया। वो कमरे में आया तो पर्ल को बेड पर उसकी डेस्क में मदहोश पाया, यहाँ तक कि उसने अपने जूते भी नहीं उतारा था। व्हाइट सैंडल में गोरे पाँव शब सुर्ख हो रहे थे। जैक ने उसको देखा, यानी अब जैक स्ट्रॉबो माफिया गैंग छुकर अपने क्वीन के पाँव से जूते निकालेगा। वो था देर इस बारे में सोचता रहा और फिर उसने गहरी सांस भरी, एक याद गुजरते वक्तों की उसके दिमाग में उभरी और वो मुस्कुरा दिया। उससे हमेशा से चिढ़ती कि वो किसी के काम करे, यहाँ तक कि अपने काम भी उसके नहीं होते थे। तभी वो बचपन से मुलाजमीन पर हुक्म जमाता और काम कराता था। स्कूल जाते हुए भी वो खुद अपना जूता नहीं पहनता था, और जब मॉम ने उसकी शिकायत डैड से लगाई तो डैड ने उसकी ड्यूटी लगा दी कि वो उनके जूते उनके रूम में रखा करेगा। और इस दिन उसको बहुत शिद्दत से अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। लेकिन अगर वो डैड की बात ना मानता तो उसकी पॉकेट मनी बंद हो जाती, जिसके बिना उसका गुजारा नहीं था। तभी वो डैड के जूते उठा के उनके रूम में रखने जाता। मगर क्या ये बात इतनी आसान थी? उसने डैड के जूतों में एल्फी भर दी थी कि जूते का सोल डैड के पाँव में चिपक गया और डैड को बकायदा जूता कटवा कर निकलवाना पड़ा। उस सीन के बाद उन्होंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया ताकि वो अपने कारनामे पर जबकि वो अपने कारनामे पर मुतमईन था कि किसी के कदमों में जैक सुबह बैठे उसे मंजूर नहीं थी। ये बात उसमें उसकी किस्मत उसके माथे पे लिखी थी कि वो सिर्फ उड़ने के लिए पैदा हुआ है, और जो उड़ान भरते वो नीचे नहीं देखते। मगर वक्त ने बाजी पलट दी थी। मोहब्बत घुटनों पर ले आई थी। वो मुस्कुराता उसके कदमों में बैठा, उसके सफ़ेद पाँव के अब सुर्खी माने हो गए थे अपनी बेदाग शफाफ पैंट पर रखे, और वो उसके सैंडल खोलने लगा। ज़रूर अगर कोई उसको और इस तरह देख लेता तो यकीनन उसे हार्ट अटैक आ जाता। जैक ने उसके पाँव को उसके सैंडल से आज़ाद किया तो जैसे खून की गर्दिश उसके पाँव में बढ़ी। उसके पाँव गर्म हो रहे थे। उसने दूसरा सैंडल भी आज़ाद किया और उसके दोनों पाँव बिस्तर पर रखे। इतनी गहरी नींद स्नो वाइट। जैक उसके चेहरे पर झुका और अपनी उंगलियों की पोर से उसके चेहरे पे दिलकश सतर खींची, मगर दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैक ने एक गहरी सी सांस खींची और उसके ऊपर से हटा उसकी कामदार मैक्सी देखी, जो तकरीबन बेड पे फैली हुई थी। उसे याद था उसने उसको कहा था कि वो उसके आने पर जाग जाए। अभी जैक ने अपनी ज़िंदगी का अनोखा तरीन काम किया था और इस लड़की को एहसास भी नहीं था। जैक ने उसका बाजू हिलाया, पर उसका पुकारा जिसका वजूद अब सर्द हो रहा था। स्नो वाइट। उसने उसका आहिस्ते से खींचा, सबके मुकाबले को लग रहा था कि बहुत दूर से किसी अपने की आवाज़ आ रही है, जिसे वो उसे पुकार रहा था। पर की उंगलियों ने बामुश्किल हरकत की। वेकअप लेडी। जैक ने उसको खींच कर अपने नज़दीक कर लिया, जबकि पर्ल नाजुक डाल की तरह उसके सीने से आ लगी। बेबी इतना सोगी तो मेरा प्रिंस नहीं आ पाएगा, जैक ने उसके कान में कहा, जो कि उसके सीने में मुंह दिए फिर से सोने लगी थी। उठो पर्ल, जैक ने आपके ज़रा गुस्से से कहा, जबकि मुकाबिल को होश होती तो वो जागती वो गिरती गिरती जा रही थी। जैक ने गुस्से से उसे छोड़ दिया, ये महसूस किए बिना कि उसके साथ ऐसा भी क्या मसला है जो वो इतनी गहरी नींद में है। जैक उसके पास से उठ गया। उनके उसने सर उठा झुटका और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो पर्ल अब भी उसी तरह थी। जैक ने जैक ने कल ने जैक ने कल उसका नाइट ड्रेस निकाला और कुछ लम्हों बाद वो एक पुरसुकून नाइट ड्रेस में स्लीपिंग बेबी बनी मदहोश थी। जैक उसके साथ लेट गया। कुछ देर वो उसके साथ छिड़खानी करता रहा, वो जाग जाए। उसकी शिद्दत भरी छिड़खानी अपने निशानात छोड़ रही थी, मगर पल के वजूद में जंबिश भी नहीं हुई, और जैक ने उसको सीने में भींच लिया। चांद सी लगने लगी थी वो उसे, जिस तरह रूह में आप बसी हो, जैसे हर गुजरते दिन के साथ वो उसके लिए कीमती मताए जान बनती जा रही थी, जिसके बिना जैक जिसके बिना जैक का गुजारा नहीं था। जैक अपने ऊपर हैरान भी था और खुश भी। बल्कि पेशानी पर अपना लम्स छोड़ती उसने उस पर ब्लैंकेट डाला और उसके अंदर किसी खुशी की तरह छुपी हुई थी। जैक मुस्कुरा दिया और उसको खुद में बेंचे सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी मधम मधम नींद की खुमार में डूबी सांसों ने उसकी नींद हराम कर दी थी। आई विल पनिश यू, जैक ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। जितना तुम जितना मुझे तुम तंग कर रही हो, इसकी सज़ा तुम्हें बहुत सख्त मिलेगी।
माई बेटर हाफ वो आंखें बंद करता उसके कान में बोला, मगर मुकाबिल ने अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था और जैक अपनी ब्लूटूथ को कान में सेट के खुद भी नींद के वादियों में उतर गया। शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार खुद ख्वाब देखा था। ये शायद यादाश्त को, ये वजूद को, यूं कह ले दिलो जान को हिला देने वाला ख्वाब पहली बार देखा था। वो एकदम हड़बड़ा कर उठा, पर उसके बाहों में थी। उसने ज़ोर से उसे खुद में भींच लिया। ख्वाब के असर से उसकी आंखें फैली हुई थी, मगर पल का असर उसके शाने पर था और उसका रुख बिल्कुल पल की तरफ था। पहली बार दिल की धड़कनों का शोर कानों में सुनाई दे रहा था। ये खासा ख्वाब था, उसने खुद से सवाल किया। निगाह पलट के चेहरे पर ठहर गई। नहीं, उसकी स्नो वाइट को कोई उससे दूर नहीं कर सकता। वो ऐसा सोचेगा भी, वो उसको ऐसी सजा देगा कि लोग याद रखेंगे। पर्ल को मुर्दा देखकर उसकी जान निकलने लगी थी। उसने एहतियात से उसकी नींद ना खराब हो उसका सर तकिए पर रखा और बालों में हाथ फेरा। घड़ी में टाइम देखा, हाँ बिल्कुल वो इसी वक्त उठता था, मगर ख्वाब उसकी समझ से बाहर था। उसने पर्ल को मुर्दा क्यों देखा था? शायद ऐसे ही हो। एक बार फिर पर्ल की सूरत देख के उसने अपने दिमाग में इस ख्वाब को उतारा और वॉशरूम चला गया। 20 मिनट बाद वो मुकम्मल फ्रेश था। आगे से शर्ट के बटन खुले थे, चेक जिन्हें बंद करने के लिए। वो बेल बजाता तो मुलाजिम अंदर आ जाते, मगर आज उसका दिल नहीं किया था। इससे पहले उसका हाथ अपनी शर्ट पर पड़ता, उसके दिमाग में पल का ख्याल आया और वो उसके पास पहुंच गया। स्नो वाइट वेकअप, उसने उसको जोर से झंझोड़ दिया। पल की आंखें बामुश्किल तमाम खुली थी, चेहरे पर नागवारी थी। इस मुदाखलत पर वजूद पर बेतहाशा बोझ था, आंखें मन मन भारी हो रही थी। उस गुस्सा जय को उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा बहुत प्यारा लगा था और वो अपने प्यार का इजहार जज्बाती अंदाज में करने लगा। बर्ड को अपने चेहरे पे भीगा भीगा लम्स महसूस हो रहा था, मगर आज उसे मदहोश नहीं कर रहा था, बल्कि उसके लम्स चुभ रहा था। उसने कस मसा कर खुद को उससे आज़ाद कराया। चक ने घूर कर उसकी अधखुली आंखों में देखा। चोर उठो, आज मेरे काम तुम करोगी। वेकअप स्नो वाइट, आई एम गेटिंग लेट। उसने उसका गाल थपथपाया और दोबारा ड्रेसिंग के सामने आ गया। जबकि पर्ल ने खुद का बामुश्किल घसीट कर खड़ा किया। वो नहीं जानती थी उसके कदम कहाँ पड़े। वो उठी, उसका हलिया बेहद बेतरतीब था। जैक की निगाह ने बेबाकी से बहक को उसके वजूद का अहाता किया था, मगर पर्ल जो अपने हवासों में नहीं थी, उसकी शर्ट के बटन क्या बंद करती। वो उसकी कमर में बाजू डालकर फिर से सोने के लिए बेचैन थी। स्नो वाइट जैक उससे दूर हुआ। पर्ल ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और जैक ने सबसे सबर और जैक के सबर ने अपना जिद खो दिया। वो दरमियानी फासला तमाम करता उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे पर झुका और पर्ल के दोनों हाथ अपनी गर्दन में डाल के वो दोनों किसी और जहां के सफ़र पर थे। पर्ल भी जैसे उसके लिए बेचैन थी। जय कुछ लम्हों बाद उससे दूर हुआ तो उसके नाजुक लबों पर खून की नन्हे कत्ते देखकर मुस्कुरा उठा। अपनी उंगली की पोर पे वो कत्ते भर के पर्ल की निगाहों के सामने गए, जैसे लग रहा था ज़मीन आसमान घूम चुका है। जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तो समझ जाओ इश्क हो चला है। जैक ने उसके कान में कहा। पर्ल ने उसकी जानिब देखा और हाथ हिला के गोया उसे बाय कह दिया। यानी अब उसे ज़्यादा वो उसे वक्त देने के मूड में नहीं थी, जबकि जैक उसकी बेमुरब थी और अपनी प्यासी निगाहों को सफ़र के दामन में छुपा के आज अपना काम खुद कर रहा था। उसने अपनी सारी तैयारी खुद की और कार्ड लगाकर दरवाज़ा खोला। खोलकर वह पर्ल पर एक निगाह मुस्कुराती डालकर वहाँ से निकल गया, जबकि बाहर मुलाजिम उसके मुंतजिर खड़े थे। उसने सबको जाने का इशारा किया और नीचे आ गया। एमा को अपने सामने देखकर उसे हैरत नहीं हुई। वो टेबल पर नाश्ते के लिए आया तो एमा भी बैठ गई। मैं पहले वाले जैक को बहुत मिस करती हूँ, उसने कहा। लहजे में उदासी भर ली, जबकि जैक मुस्कुरा दिया। मुस्कुराती नजरों से उसको देखने लगा। स्नो वाइट मेक मी क्रेजी, उसने चंद लफ्ज़ों में इससे बहुत कुछ बता दिया। बट तुम जैसे मगर तुम वैसे इंसान ही हो जिसकी दुनिया बस उसकी बीवी पे ख़त्म हो जाए। एमा ने एहतजाज किया। आई थिंक कोई मज़ायका भी नहीं, स्नो वाइट को बस फील करके भी मज़ा आता है, उसने कहा। एमा का दिल छिल बन गया। उसका मतलब तुम चंद रोज मज़े ले रही हो। एमा ने जैसे हंसी में बात उड़ाई। चेक ने संजीदगी से उसको देखा। यू नो मी वेरी वेल। चेक ने उसको कोया दिलवाया। वो उसे अच्छे से जानती थी, जबकि चेक का दिल फंस गया, वो वहीं का हो जाता था। 5 साल उसके साथ ऐसे ही नहीं गुजारे थे उसने। बट आई नीड यू, उसने जैसे अपनी मजबूरी बयान की। नो बेबी, यू नीड टॉस कल बैक।
जैक की बात सुन के एमा को जोर से झटका लगा। आई डोंट वॉन्ट एनी यूज थिंग नो वट। वो आंखों आंखों में उसको बहुत कुछ समझा चुका था। एम को याद आया वो जैक के यहाँ से जाने के बाद पैक के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी, मगर वो भूल गई थी कि ये बात जैक की निगाह से छुपी नहीं रह सकती। एमा को शेख नाश्ते में मशगूल हो गया। एमा ने सर झुका लिया। वो किसी भी सूरत उस आदमी जो कि उसके लिए एटीएम मशीन था खुद से दूर नहीं कर सकती थी। आई एम सॉरी जैक, आई एम रियली सॉरी। एमा ने उसके हाथ में हाथ रखा जिसे जैक ने फ़ौरन खींच लिया और अपनी जगह से उठा। उसने एमा को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। सार को उसके गार्ड उसके पीछे थे। उसने एक निगाह अपने रूम पर डाली। मैं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें जाने के लिए बेकरार हूँ स्नो वाइट। आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। अब तुम्हारी नींद मेरी हरीफ बनेगी। जैक दरवाजे को देखता सोचता रहा। एमा उसकी पुरसोच नज़रों को देख रही थी। जितनी उसके दिल में पल के लिए नफरत पैदा हो गई थी, उससे लगा उतना कम है। हसद की आग में वो जल रही थी। जैक मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। जबकि एमा वहीं पीछे खड़ी रह गई। अपनी बेइज्जती से उसका चेहरा लहू छलक रहा था। उसके अज़ाबों पर बुरी तरह वजन था। वो जागना चाहती थी मगर आंखें खोलने का नाम नहीं ले रही थी। उसके जिस्म में शदीद दर्द था। वह मुश्किल तमाम उसने आंखें खोली और बेड पर लगे फानूस को देखा। उसकी तेज़ रोशनी उसकी आंखों के अंदर तक चुभन हो रही थी। उसका जिस्म हिलने काबिल नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था उसके जिस्म पे जानवर चल रहे हों और वो उसे पूरी तरह काट रहे हों, मगर वो खुद को बचा नहीं पा रही थी। सिसकियाँ आंखों से बेआवाज़, आंसू मुसलसल जारी थे। वो चीखना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं थी। उसने गर्दन को मुश्किल से मोड़कर दूसरी तरफ देखा। घड़ी में टाइम देखा। उसे हैरत हुई। शाम के 5 बज रहे थे। उसे जैसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो क्या करती रही है और वो क्यों इतना सो रही है। वो अपनी जगह से उठी, बेड को छोड़ कर उठी तो एक एक कदम भारी हो रहे थे और वो खुद को होश में लाने की कोशिश करती। वो वॉशरूम में चली गई। उसके सीने में शदीद शदीद जलन थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके जिस्म के हिस्से चिर रही हैं। उसने खुद को फ्रेश किया और आईने में अपना अक्स देखा जो कि देखे वो हैरान रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। उसके आंखों के गिर्द हल्के थे। वो खुद को काफ़ी देर देखती रही। क्या मुझे कोई बीमारी हो गया? उसने सोचा और आंखें भीग गईं। हाँ, उसे कोई बीमारी हो गई है, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। उसके जिस्म में सर्द की सर्द की ठिठुरन उठने लगी थी और वो अपने हाथ को रोकते हुए ज़ोर-ज़ोर से झटकने लगी। आंसू साफ करके वो घबरा के कमरे से निकली तो मेंशन की फ़िज़ा खुशगवार रोशन थी। हर दिन की तरह उसने हाल में देखा वहाँ सब थे, अपने-अपने काम में मसरूफ़ थे। चंज़ी भी अभी लड़के माहिर से कमरे से निकली थी। उसने पल की तरफ देखा। एक पल को उसको झटका लगा। पल को देखकर जो अपने बाजू को सख्ती से आपस में जकड़े, चेहरे पे बेहद शदीद दर्द के इज़हार लिए। वो शायद अब 1-2 पल में चीखती, मगर उसी पल जैक को पल के लिए वाइट फूलों को हाथों में लिए मुस्कुराते हुए मेंशन में दाखिल होते देखा और उसके अंदर एकदम तकलीफ़ उभरी। सबकी निगाह उस पर थी और उसके अंदर एकदम तकलीफ़ उभरी। सबकी निगाह उस पर थी। चंद लम्हों की बात थी। उसके मुँह से खून की उल्टी निकली और सीढ़ियों पर फैल गई। चेहरे के फक रंगों से उसने अपने पेट पर हाथ रखा और एक और बार खून की उल्टी उसके मुंह से निकली। आज उसका काम में दिल नहीं लग रहा था। वो स्टीफन को काम देकर ऑफिस से निकला, जबकि आज सार्क ने उसे विलियम की लोकेशन देनी थी। प्रोटो की बेटी के अचानक अस्पताल के गायब होने की रिपोर्ट करनी थी, मगर इन सबसे अहम वो लम्हे थे जो उसने पल के साथ गुजारने थे। तभी वो जल्दी से ऑफिस से निकला और आज बिना गार्ड्स के ही वो सफ़र करता मैनशन के जा नहीं पाया। जबकि रास्ते में ही वो अपने स्नोवाइट के लिए फूल खरीदने नहीं बोला था और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो पर्ल को नाइट ड्रेस में अजीब सी हालत में पाया। चंद लम्हों में सबकी तवज्जो उसने पर्ल की तरफ जाती देखी थी। वो शायद कोई तकलीफ दबा रही थी जो उसे दब नहीं रही थी। जैक की आंखें पहनी थी और देखते ही देखते उसने मुंह से खून उगल दिया। उस वक्त जैक को ऐसा महसूस हुआ उसके सीने से दिल निकल कर बाहर आ गया और उसके हाथों में वो फूल के बुके गिर गए थे और उसने दूसरी बार खून की उल्टी की और ज़मीन पर जा गिरी। जैक के दिल ने पहली बार खौफ महसूस किया था। पर लहजा पहली बार लड़खड़ा गया था। वो बिना किसी की जानिब देखता पर्ल की तरफ भागा और हॉल में मौजूद सब लोगों को हैरत में आते देखता उसने महसूस किया था, मगर उसे किसी की हरकत में फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी स्नोफाइट को क्या हुआ था? वो भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, मगर उसके खून से जैक स्ट्रॉबो का पंप सिला और वो मुंह के बल गिरता कि पल का चेहरा देखते ही वो संभल गया और वो ऊपर की तरफ फिर से भागा। पर्ल पर इधर देखो, वो बेहोश हो चुकी थी। जैक ने उसको बुरी तरह झंझोड़ दिया।
शिशु डैम इट, आंखों को खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? वो ठाड़ा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसका बस नहीं चल रहा था पल को खुद में संभोले। अचानक पल के मुंह से पूरी तरह चीखें निकलने लगी थी। वो अपने हाथ पांव मार रही थी, वो खुद को नोच रही थी। जैक का लिबास उसके खून से दागदार हो चुका था, पर जैक ने उसे खुद में संभाल लिया। जबकि जैनसी, जिसके हाथ पांव वो भूल गए थे, उसने जल्दी से गाड़ी रेडी करने के लिए कहा। क्या कहा? पल की चीखों ने पूरा मेंशन सर पे उठा लिया था। मुलाजिम दम साधे खड़े थे। जैक उसको काबू करते हल्कान हो चुका था, मगर आंखें बंद किए वो अपने हाथ पांव मारती जैसे तड़प रही थी, बिन पानी की मछली की तरह। वो वहां से भागा, पल को वो बाहों में भर लिया। मॉम खुद एकदम उसान गवा चुकी थी। वो उसके पीछे जाती कि लैला ने उनका हाथ थाम लिया और रुक गई। चैन और जैक दोनों पल को लेकर भागे थे। गार्ड्स उनके पीछे थे, जबकि जैक की जान हथेली पर थी। और गॉड, इसको क्या हो गया है? इसको कोई बीमारी हो गई? मॉम ने हैरत से सवाल किया, जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। और के ने बिन जवाब दिए वहां से निकल जाना मुनासिब समझा। इससे पहले जाता एमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, ये सब तुम्हारा मशवरा था, एमा चिल्लाई, जबकि के ने उसको दूर झटका। मैंने तुम्हें कहा था ओवरडोज मत दो, मगर तुम्हें तो उसको एक सांस में जान से मार देना था। अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। के उंगली उठा के कहता वहां से चला गया। क्या बकवास है ये? क्या कह रहा है वो? मॉम ने एकदम लैला और एमा को झंझोड़ कर पूछा। मॉम, एमा पर्ल को पॉइजन दे रही थी और ये इसी का असर है। लैला खुद पूरी तरह खौफजदा थी। पॉइजन से उसकी मौत को सोचना ज़रूर था, और ये सब आसान भी लग रहा था, मगर अब जबकि वो सब कुछ हुआ तो उन सबके रंग फक हो गए। मॉम ने एक कदम दूर लिया, हैरानगी से उन दोनों को देखा। ये सब आंटी के का मशवरा है, मैं नहीं देना चाहती थी उसको, एमा खौफजदा सी बोली, जबकि उन्होंने बिना लिहाज के एमा के मुंह पे खींचकर थप्पड़ दे मारा। तुम जानती भी हो ये तुमने क्या किया? अब क्या होगा? वो हलक के बल चीखी थी। मैं कहीं छुप जाऊंगी। एमा वहां से दौड़ी, जबकि उन्होंने लैला को भी दो थप्पड़ मारे, जो गुस्से से उनके हाथ झटक गई। क्या मसला है? मैंने नहीं किया कुछ भी। लैला एकदम रो दी। परेशान तो वो सभी हो गए थे। एमरजेंसी में पर्ल को आईसीयू में ले जाया गया। चेक, वो जो डॉक्टर्स को अपने पीछे घुमाता था, आज वो डॉक्टर्स के पीछे दौड़ रहा था, जानना चाहता था उसके स्नो वाइट को क्या हुआ है। उसने डॉक्टर फान से आखिर बढ़क कर पूछा। वो पिछले 1 घंटे से बेमौत मर रहा था। मिस्टर जैक, आपकी वाइफ को पॉइजन दिया गया है, यानी जहर, वो भी काफ़ी मिकदार में। वो कह के आईसीयू में चला गया, जबकि जैक वहीं थम गया। स्टीफन के पास जेंसी की कॉल आ रही थी। वो काम में मगन था। उसने ज़रा गुस्से से भी कॉल अटेंड की थी कि ऑफिस का दरवाज़ा धड़ से खोला, और वो जान नहीं सका जेंसी ने क्या कहा है। उसकी तवज्जो सार के परेशान चेहरे पर थी। सर लव बार जल गया। सार के अल्फाज थे या शीशा उसके कान से फ़ोन गिरा। दूसरी तरफ जैनसी हेलो हेलो करती रह गई, मगर स्टीफन तो सब छोड़ छाड़ के सार के पीछे भागा था। ये खबर आग की तरह फैली थी। स्टीफन लव्वार की लोकेशन पर पहुंचना चाहता था, तभी वहां पर कुछ भी देखे बिना लव्वार के लिए निकल गया। 15 मिनट बाद मुश्किल से गुजार कर वो लव्वार पहुंचा तो वहां शोले भड़क रहे थे। कुछ लोग अभी अंदर थे जिसको रेस्क्यू किया जा रहा था, जबकि जो बाहर खड़े थे खौफजदा से शहर से आगे लिफ्टों को देख रहे थे। यह सब जानते कि न्यूयॉर्क से इश्क करने वाला शायद आशिक था, जो न्यूयॉर्क इतना अमन पसंद शहर था, मगर आज ये आग देखकर लोगों में दहशत सी फैली थी। स्टीफन ने अंदर जाना चाहा, मगर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम और पुलिस ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। इतना शोर था, उस शोर में उसे ख्याल आया कि उसे जैक को इतला देनी चाहिए। जैक के पास कॉल की, मगर रिटर्न नहीं कर रहा था। स्टीफन की आंखों में लब्बार को जलते देख तकलीफ से कुछ हुआ और उसने जेंसी को कॉल की, जिसने उठा ली। जेंसी, लब्बार जल गया, वो मध्यम लहजे में बोला। जेंसी ने 2 कदम पीछे लिया और मुंह पे हाथ रख लिया। उसके दांत हैरत में डूब चुके थे। जैक को फ़ोन दो, मुझे उसको बताना है जल्दी। तो कहाँ है वो? स्टीफन जी का। जब कोई दूसरी तरफ खामोशी पाकर उसको गुस्सा आया। पर हॉस्पिटल में है। जेंजी ने अपने स्टीफन पर पूरी बात बताकर धमाका छोड़ा था। पॉइजनस, वो अपने अल्फाज पर यकीन करना चाह रहा था। जेंजी रोने लगी थी। ये सब क्या हो रहा है स्टीफन? उसने रोते हुए सवाल किया। माई कहा? स्टीफन ने उल्टा उससे सवाल किया। उसकी और मेरी लड़ाई हो गई है, वो वेला चली गई है, उसने बताया। स्टीफन ने फ़ोन बंद कर दिया। लव बात पर आनंद भेज के वो अपने दोस्त की तरफ दौड़ा था। जानता था अब सब तबाह कर देगा जैक, और पर्ल को पॉइजन देने वाला कौन था? ऐसा कौन पैदा हो गया था जो जैक के दिल पर
हाथ डालता। सार के हवाले वहाँ सब करके वो हॉस्पिटल की तरफ भागा जो कि लोकेशन जेंसी ने सेंड की थी। 10 मिनट में वो जैक के सामने था जो आईसीयू में जाने की जिद लगाए बैठा था। मैं अंदर जाना चाहता हूँ, उसने भड़क कर नर्स से कहा। सर मगर आप ये बात तुम्हारे हॉस्पिटल में मैं 200 करोड़ फंड्स दूंगा और मुझे अंदर जाने दो, वो बेकाबू होता चीखा। जबकि नर्सों से शक्ल देखी स्टीफन ने जैक के शाने पे हाथ रखा और दूर खड़ी रोती हुई जेंजी को बेक नजर देखा। समझाओ इन्हें, जैक्स रोबो। मुझे स्नो वाइट के पास जाना है, स्टीफन अभी वो जिद करता चिल्लाया। जबकि स्टीफन ने नर्स को पीछे हटाकर आईसीयू का दरवाज़ा खोल दिया और जैक अंदर दाखिल हो गया। अगर वो अंदर ना जा सकता तो शायद बाहर खड़े खड़े मर जाता। स्टीफन ने उसकी हालत पर रहम खाया। जैक बेड में अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर्स ने इख्तलाफ करना चाहा मगर स्टीफन ने गल निकाल कर उनको गोया चिताया था कि वो समझ जाए वो कौन लोग हैं और वो जाते हैं करके रहेंगे। डॉक्टर बंदूक देकर चुप हो गए और जैक की निगाह स्टॉम वाइट पर ठहर गई जिसके वजूद में बहुत सारी चीज़ें लगी थी। उसके मुंह में एक नाली थी लगी थी जिससे पानी को बाहर निकाला जा रहा था। डॉक्टर स्टमक वॉश कर रहे थे। पर्ल का चेहरा जर्द था। जैक की धड़कनें मध्यम थी। उसे अचानक अपना नाइटमेयर याद आ गया। किसी नाइटमेयर में पर्ल उससे जुदा हुई थी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। उसकी आंखें खून झलका रही थी जिस तरह डॉक्टर्स पर्ल को ट्रीट कर रहे थे मगर वह बेसुध पड़ी थी। दोबारा जैक डॉक्टर की तरफ बढ़ा कि उसका मुंह तोड़ दे। उसकी नाजुक सी स्नो वाइट को किस तरह कभी टीके उसके वजूद में बेदर्दी से उतार देता तो कभी कैंची से उसके गोश्त को काटता। जबकि स्टीफन ने उसको पकड़ लिया और कोई भी ऐसा जज्बाती कदम उठाने से रोका जिससे पर्ल को जानी नुकसान होता। जैक डॉक्टर को घूरने लगा। मैं तुम्हारे वजूद में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार दूंगा। वो आखिर फट पड़ा। डॉक्टर ने हाथ रोक दिए। जैक रोबो कहर बना उन पर बरसने को बेचैन था। तुम अपना काम करो। स्टीफन ने उनके थमे हुए हाथ देकर जल्दी से कहा। वो नहीं चाहता था कोई भी लम्हा ज़ाया होकर पर्ल की ज़िंदगी को ज़ाया करे। पर्ल की ज़िंदगी के लिए नुकसानदा हो। जैक बाहर चलो। स्टीफन ने उसको बाहर लेकर जाना चाहा जबकि जैक ने स्टीफन के मुंह पे मुक्कों की बरसात कर दी। उसके हाथ में इतनी सख्ती थी कि पहले मुक्के पे स्टीफन की नाक से खून बहने लगा। मगर जैक रोबो छोड़कर वो कोई बवाल नहीं चाहता था तभी उसको नहीं छोड़ा। प्लीज़ हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, डॉक्टर ने बेबसी से कहा। सर, उनके दिल की धड़कन बहुत मध्यम हो रही है, अचानक एक लेडी डॉक्टर बोली और जैक सोबो स्टीफन और वहाँ खड़ी तमाम डॉक्टर्स ने हार्ट बीट की लाइन को तेज़ी से ऊपर नीचे होते देखा। बस अगला सांस ही लिया होगा कि लाइन प्लेन होगी। मशीन का शोर बंद हो गया। जैक वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा वो अगला सांस अब भर नहीं पाएगा। स्टीफन की भी आंखें हैरत से पहले डॉक्टर ने अपनी कैंची छोड़ दी। इलेक्ट्रिक शॉक 150 150 वोल्ट। इस रूह खींच जाने वाली मशीन में डॉक्टर की तेज आवाज़ से जैसे सब हैरत में आए। एक पल में वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लाई गई। डॉक्टर ने दोनों बार उठाए, उन पर जय लगाई और पल के मुर्दा सीने पर जोर से रखा जिससे पल के वजूद ने बुरी तरह झटका खाया था। चाहे कोई एहसास नहीं हुआ। उसकी सुर्ख आंखें पानी निकाल रही थीं। स्टीफन की भी तकलीफ दामल देखकर आंखें भीग गई थीं मगर जैक स्ट्रॉबो को बेहाल पहली बार देखा था। उसे अब से कुछ माह पहले का मंज़र याद आया, कैसे वो उसके जूते की नोक पर रखता था। और आज अगर कोई जैक रोबो के दिल की तेज़ और कम होती धड़कनों को सुनता तो शायद यकीन नहीं करता। वो बेमुरव्वत, बेलजक, सर्द जज़्बात वाला इंसान, उसके अंदर भी किसी बात का खौफ हो सकता था, जिसको लिहाज़ छूकर भी नहीं गुज़रा हो, जिसने हज़ारों कुत्ते की मौत मारा हो, मगर जब से पढ़ आई थी, उसने किसी को नहीं मारा था। जैक स्ट्रॉबो ने किसी बेकसूर का खून नहीं किया था, अलबत्ता माफिया के बंदे और अपने जैसे करप्ट लोगों को अपने राह से निकालने के लिए उसने बड़े कत्ल किए थे। और आज उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। कम बैक स्नो वाइट। उसके दिल ने मचल कर सदा लगाई थी। कम बैक प्लीज। उसने अपने आप स्टीफन से छुड़वाया और डॉक्टर्स की मशीन देखने लगा जो कि अप टू 100 वॉट का लगा रहा था और पल के वजूद ने एक तेज झटका लिया। हार्ट बीट मशीन पे एक शोर सा आया। डॉक्टर ने तवज्जो से उसकी हार्ट बीट वापस आ गई थी। डॉक्टर ने जल्दी से वो फेंका और अपने पहले वाले काम में लगे। चेक न जाने को कैसे पहरे लगाए बैठा था, खड़ा था और ना जितनी तकलीफ उसकी स्नो वाइट को दे रहे थे वो इन सबको भी यूं ही देख कर रख देता। आधे घंटे के तकलीफदा अमल के बाद डॉक्टर ने गहरी सांस भरकर जैक रोबो की तरफ देखा और उनको आस भरी नजरों से देख रहा था।
शी इज़ आउट ऑफ डेंजर बट अगले 20 घंटे में जो भी उनकी सिचुएशन होगी हम उसी हिसाब से बात करेंगे कि पायजन ने उनको कहाँ इफ़ेक्ट किया है। डॉक्टर ने उसको तफसीली बताया। क्या मतलब कौन सी जगह डैमेज होगी। वो उन्हें आगे निकालता आगे बढ़ा। स्टीफन ने भी उसको अपने काबू से नहीं निकलने दिया। सर इट्स स्लो पॉइजन, ये आपकी बीवी के दिमाग की मेमोरी डैमेज कर सकता है। ये शायद वो कभी माँ ना बन सकें और वैसे भी उनके मैदे में वो मेडिसिन मिली है जिससे उनको बेबी ना हो। और आप जानते भी हैं कि जिस उम्र में उन्होंने ये ली है उसे उनको किस कदर नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर उस पर भड़क रहा था। चेक पर दर पे दर होने वाले हमलों से जैसे सुन खड़ा रह गया। वो मेडिसिन यूज़ कर रही थी, ये बात उसके लिए हैरान कौन थी। वो शौक में था। प्लीज़ सर आप लोग बाहर जाएं, हम नहीं चाहते पेशेंट को किसी भी किस्म का शर्म लगे। नर्स ने इल्तिजाई लहजे में कहा तो स्टीफन भूत भरे जैक को खींच कर बाहर ले आया। बाहर बेताबी से खड़ी चैंसी और माई को एक नज़र देखा। जैक इस कदर शौक था कि उनके पास नहीं रुका और वो सीधा चलता चला गया। स्टीफन ने पहली बार उसको शौक हुआ देखा था। वो उसके पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, मगर वो ये भी जानता था कि इस वक्त वो कहर बनकर उस पर बरस पड़ता तो शायद वो जिंदा बचता। तब भी उसने माही को दिया हुआ टिश्यू नॉक दिया हुआ टिश्यू नाक पे रख कर रखा क्योंकि खून जम चुका था। पर कैसी है, दोनों ने बेताबी से पूछा। खत से बाहर है मगर भी कुछ तसल्ली में नहीं है डॉक्टर, उसने कहा जबकि दोनों की परेशानी कम नहीं हुई थी। जैक को जेंसी ने इस राह पर मुड़ कर देखा जहाँ से जैक गुजरा था। शायद उसे ज़िंदगी में पहली बार इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा था। जिन सब चीज़ों से उसका दिल मुर्दा हो चुका था। वो शॉक में है, उसने कहकर सार को फ़ोन उठाया। सर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आ चुकी है, प्लीज़ मुझे ऑर्डर्स दें कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दूँ या फिर जैक सर ये मामला खुद देखेंगे। सार बोला तो स्टीफन ने माथे पर मारा, यानी इतला भी जैक को देना ज़रूरी है। जैक के रॉड्स के बिना ऑर्डर्स के बिना वो खुद भी कोई ऑर्डर नहीं दे सकता था। अगर वो दे देता तो बाद में जैक को कैसे भुगता। तभी वो जेंसी और माही के पास से हटकर जैक को ढूंढने के लिए बाहर आया। जबकि सर को उसने कुछ देर फ़ोन करने का कह दिया था। हॉस्पिटल के चारों तरफ में उसने नज़र घुमाई तो वो उसे एक बेंच पे बैठा हुआ दिखाई दिया जबकि उसके पीछे गार्ड्स खड़े थे और वो सर थामे बैठा था। स्टीफन जानता था जिस मकसद के लिए उसने शादी थी की थी उसके लिए तो पर्ल उसको ऑलरेडी धोखा दे रही थी। जब वह जैक घुटनों घुटनों उसके इश्क में डूब चुका था, उसे डर था कहीं वो हॉस्पिटल के बेड पे ही पर्ल को ना मार दे। और जैक को अकेला छोड़ना भी खतरा था, जबकि उसके साथ रहना भी खतरा था कि फिर सारा सितम उसे अपनी जान पे सहना पड़ता। स्टीफन उसके पास आया, उसके मुकाबले बैठ गया। उसने गहरी सांस भरी। जैक चुपचाप बैठा था। लव बार चल गया, स्टीफन ने हिम्मत करके बताया। जैक ने तिरछी नजर करके स्टीफन की तरफ देखा। सारा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो मुझे ऑर्डर्स दे दो, मुझे क्या करना चाहिए। स्टीफन ने चंद लफ्ज़ में बात की थी। जैक उसकी तरफ देख रहा था। स्टीफन को उसका इस तरह देखना बेहद अजीब लग रहा था जबकि एक पल को उसकी नज़रों से वो डरा था। हाँ वो जानता था जैक की सबसे फेवरेट जगह थी वो, और लव बार का जलना बेहद मायूब था। जैक फिर भी कुछ नहीं बोला। स्टीफन उसे खामोशी का कोई मतलब अखज़ नहीं कर पाया और वहाँ से उठ गया। उसने सर को फ़ोन किया और पुलिस इन्वेस्टिगेट से मना कर दिया। जब जैक ने होश में आना था तो वही सब खुद ही कर लेता, तभी वो उसके पास से उठ गया जिससे बेहद खर्चा महसूस किया जा सकता था। दूसरी तरफ जैक सुबह शाम ढूंढने उसी बेंच पे बैठा रहा। गार्ड्स उसकी ड्यूटी पर यूं ही तैनात रहे। सर्दी बढ़ गई। न्यूयॉर्क की फिजा में आज सुकूनत था मगर जैक रोबो अपनी जगह से नहीं हिला। वो सर झुकाए न जाने क्या क्या सोच रहा था। पर्ल की पॉइजनिंग, उसकी मेडिसिन और फिर लव बार का चल जाना, ये सब जैक रोबर के अंदर का तूफान चुकाने के लिए काफ़ी थे। और जैक के न जाने कौन से फिर से और रात के न जाने कौन से पहर उसने झुका सर ऊपर उठाया। उसकी गिर्द कोई भी नहीं था। दूर दूर तक हॉस्पिटल के ग्राउंड में उसे कोई दिखाई नहीं दिया जबकि चंद लोग इधर से उधर बस दिखाई दे रहे थे। जैक अपनी जगह से उठा, गहरा सांस भरा। कार्स की टांगें शैल हो चुकी थी। वो अलर्ट हो गए जबकि जैक रोबो हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग में आ गया जहाँ बाइक निस्बत कदरे माहौल बेहतर था। लोगों की चहल पहल भी निस्बत ज़्यादा थी। बालों में हाथ फिरता वो आईसीयू के पास आया और माही जैन से स्टीफन को जरा नजरों से देखा। तुम दोनों जाओ यहाँ से और वेला जाना। उसने अपने एक गार्ड को पुकारा जो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। दोनों को वेला छोड़ा, उसने हुक्म दिया। उसने सर लिया। जेंजी और माही जाना नहीं चाहती थी मगर पर अभी ठीक नहीं हुई थी। हम उसको देखे बिना कैसे जाएं, जेंजी ने बोला। जब जबकि जैक ने उसे ऐसी नज़रों से देखा वो डर गई।
नो मोर आर्गुमेंट्स, जस्ट लीव, कहकर उसने स्टीफन की तरफ देखा, जबकि माही जेंजी का हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगी। वो जानती थी आदमी इतना ही बेमुरवत है, तब भी उसे फासले पर रहती थी। जेंजी और माही तो चले गए। स्टीफन जैक की तरफ देख रहा था, जबकि जैक स्टीफन की तरफ। सिक्योरिटी तुम्हारे अंडर है सारी, सर, बेलहजे लहजे में वो इस्तफसार कर रहा था। स्टीफन ने गहरा सांस भर के इस बात में सर हिलाया। फिर मेरी पर्सनल जगह पर कैसे अटैक हुआ, वो सवाल करने लगा तो स्टीफन जैसे लाजवाब हो गया। जैक, मेरा यकीन करो, मैंने सारी सिक्योरिटी अलर्ट की हुई थी, मगर वो एकदम चुप हो गया, जबकि जैक का मुँह उसके मुंह पर पड़ा, जिससे स्टीफन 4 कदम दूर हुआ। तुम मुझे बकवास सुनाओगे कि मैं तुम्हारा यकीन करूँ? मेरी जगह तक कौन पहुंचा, कैसे पहुंचा? वो दहाड़ा, जबकि उसके 2-4 थप्पड़ खा के उसने उसकी गर्दन दबा दी। तुम मेरे काम से बेदखल हो आज से। वो सर्द आंखें निकालकर उस पर गार्डा गिराया। स्टीफन ने एक लफ्ज़ भी उसको नहीं कहा। वो जानता था उसकी भी उसमें गलती थी। वो माफिया के लोग थे। वो सिर्फ इस बात पर इत्तफाक नहीं कर सकते थे कि सिक्योरिटी रख दी गई थी, और उसके बाद पलट कर नहीं देखा। जब स्टीफन की ये आदत थी कि वो एक जगह फोकस करके दूसरी जगह को भूल जाता था। चेक में सारी डिटेल्स निकालूंगा, स्टीफन अपने घूमते से कबाब मुश्किल संभालते बोला, जबकि जैक ने उसे जोर से झटका। स्टीफन, मैं तुम्हें दोबारा अपना एक गिर्द नहीं देखना चाहता। जैक ने गन होल्डर से बंदूक निकालकर उस पर तानी। ठीक है, तुम मुझे नहीं देखना चाहते, मत देखो, मगर मैं तुम से अलग किसी सूरत नहीं होऊंगा। स्टीफन ने अपने होंठों से निकलते खून को शर्ट से साफ किया और जैक के सामने खड़ा हो गया, उस पर जिसने आयसा उस पर बंदूक तान ली। ठीक है, तुम मुझे नहीं देखना चाहते, मत देखो, मगर मैं तुमसे किसी सूरत इरादा नहीं होऊंगा। स्टीफन ने अपने होंठों से निकलते खून को शर्ट से साफ किया और जैक के सामने खड़ा हो गया, जिसने उस पर बंदूक तान ली। मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम दफा हो जाओ, वो फंकारा। स्टीफन कुछ नहीं बोला, और तभी नर्स आईसीयू से बाहर आई। आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, उसने जैक को इतला दी, और जैक ने बंदूक वहीं फेंक के आईसीयू में कदम रखा। स्टीफन वो बंदूक उठा के खुद भी अंदर आ गया। सर, यहाँ और भी पेशेंट है, आईसीयू में आना अलाउड नहीं। रास्कल उस वार्ड बॉय के मुंह पे खींच कर थप्पड़ मारता वो उसका मुंह बंद करके, जबकि वहां पर बाकी नर्स को सुबह देख ही चुके थे किस तरह जैक रोबर ने अपने सामने उसका ऑपरेट कराया था, और वो तभी शावर से पलट को स्ट्रेचर पर डालकर वहां से रूम की तरफ ले जाने लगी। उसके सर चेहरे को देखते देखते तेज तेज कदम स्ट्रेचर के साथ दे रहा था कि सामने मीडिया को देखकर उसका खून खौल गया। मेरे पीछे मत आओ, उन्हें दफा करो यहाँ से, वो दहाड़ा। इस वक्त वो किसी का जवाब देना नहीं चाहता था, जबकि स्टीफन प्रेस की जानिब बढ़ा और गार्ड्स स्टीफन ने शेक तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक लिया, और शेक 3rd फ्लोर पर चला गया। वहाँ पढ़कर रूम में शिफ्ट किया गया। जैक भी उसी रूम में था। वो बेहोश थी। नर्स वहाँ मौजूद थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर चुके थे। तो कुछ कितनी देर में होश आएगा, उसके बेचैनी से पूछा। मिस्टर जैक, इनको जल्द होश आएगा, उसके बाद ही हम आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब दे सकेंगे, और इनके होश आने के बाद ही ज़्यादा पता चलेगा। मगर एक इशू है, जैसे ही ये होश में आए जैसे ही होश में आएंगे, कम से कम 1 घंटे इनके लिए काफ़ी तकलीफ होगा। जहर इनके जिस्म के खींच कर निकाला गया है, और जिस किस्म की मेडिसिन यूज़ की हैं वो उनको बेहद पेन देंगी, मगर घंटे बाद ये बेहतर महसूस करेंगी। डॉक्टर ने कहा और एक्सक्यूज करके जाने लगा, जबकि जैक उसकी इस बकवास पे अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया। उसका गिरेबान पकड़ के जैक ने उस डॉक्टर को बुरी तरह झंझोड़ के नर्स, वार्ड बॉय को, डॉक्टर सब होंग खड़े थे चौंक हमनक खड़े थे। तो है किस लिए, जब सारी तकलीफ मेरी स्नो वाइट को होनी थी, वो गजबनाक हुआ। सर, डॉक्टर अपनी बेइज्जती पर कराता उसको कुछ कहना चाहता था, मगर जैक ने उसे दीवार के साथ लगा दिया। अगर से ज़रा भी तकलीफ हुई तो यहीं इसी हॉस्टल में तुम सबकी लाशें गिरी नजर आएंगी। जैक स्टीफन ने उसको डॉक्टर से दूर किया, जबकि जैक ने स्टीफन को झटका, और डॉक्टर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। बाकी सभी भाग उठे थे, जबकि जिस नर्स की ड्यूटी थी वो रोने को थी। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाहर जाएं आप भी। स्टीफन ने उसको कहा तो वो शुक्र अदा करती बाहर चली गई। स्टीफन ने जैक के पसीने से तरपेश आने को देखा। वो जानता था उसकी बर्दाश्त से सब बाहर है। जैक, मैं तुम्हें हौसला नहीं दे रहा, मगर तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। इस तरह लड़ झगड़ कर ना पढ़कर मुजरिम सामने आएगा, और ना ही लव बार। वो चुप हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था लव बार के नाम से वो स्टीफन को जिंदा जला देगा। जैक ने स्टीफन को दूर झटका और वॉल पर वॉल पर दर पे दर मुक्के बरसा दिए। वो इस कदर जुनूनी लग रहा था कि स्टीफन दूर ही खड़ा रहा। वो सुबह से ही जैक से काफ़ी पिट चुका था। मजीद वो उसके जुनून का शिकार नहीं होना चाहता था। तभी दूर खड़ा उसको देखने लगा, जिसका हाथ फट गया था। खून ने दीवार को बेरंग दिया था, और जैक ने हाथ झटक कर अपना हाथ हटाया। ये जिसने भी किया वो अपनी आखिरी सांस से गिनेगा। वो खुद से मुखातिब
और चंद लम्हों बाद वो पलटा, आंखों में सिर ताज उठा। स्टीफन 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 भी वहां से चला गया, मगर हॉस्टल से नहीं गया था। लव बार की सारी प्राइवेट कैमरों की लोकेशन उसने ऑन की, जो कि बाहर की जानिब थी, जबकि लव बार के अंदर इतनी सख्त सिक्योरिटी नहीं थी।